हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। कंटिन्यू करते हैं अपनी एथिक्स की डिस्कशन को। मैंने आपको ये बताया था कि नॉर्मेटिव एथिक्स के कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम कुछ फिलोसफर्स की फिलोसफीज को, कुछ कॉन्सेप्ट्स को डिटेल तरीके से समझेंगे और सबके ऊपर एक एक लेक्चर बनाएंगे। तो आज के लेक्चर में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं डिओंटोलॉजिकल एथिक्स ऑफ इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट के बारे में आपने मुझसे सीखा था, समझा था, जब हमने इसके कॉन्सेप्ट को एक डिस्कस करा था जिसका नाम था कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव। ठीक है, जहाँ पर इमैनुअल कांट बात करता है कि देयर इज यूनिवर्सैलिटी ऑफ एथिक्स। एथिक्स कुछ ऐसे यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं जहाँ पर हमें जो आउटकम्स हैं उनके ऊपर फोकस ना करते हुए जो एथिकल एक्शंस हैं, जो रीजंस हैं, जो प्लान ऑफ एक्शन है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए कि अगर वही एथिकल नहीं है तो आउटकम कैसा भी निकल कर आ जाए उससे फर्क नहीं पड़ता। फिर हमारा कॉमन एग्जांपल जो हम हमेशा यूज करते हैं उसको समझाने के लिए, एक लड़का अपनी माँ की बीमारी के चलते दवाइयाँ चोरी कर लेता है मेडिकल स्टोर से। तो ये चीज़ आपको अच्छे से याद होगी। मैं यहाँ पर आपको कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव के बारे में क्यों बता रहा हूँ। कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव एक कॉन्सेप्ट है जिसको इमैनुअल कांट ने दिया था, लेकिन जो ब्रॉडर फिलॉसफी है ना इमैनुअल कांट की, वो था डिओंटोलॉजिकल एथिक्स। उस डिओंटोलॉजिकल एथिक्स के थ्योरी के अंदर उसने कॉन्सेप्ट को दिया था कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव। ठीक है, अब ये जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों, ये एक्चुअली में पीएसआईआर ऑप्शनल वाले बच्चों का सिलेबस का पार्ट होता है। अब आप में से जिसका भी पीएसआईआर ऑप्शनल है, जो मैं यहाँ पर आपको समझाने जा रहा हूँ, आप उसको चाहे पीएसआईआर में यूज़ करो या एथिक्स में यूज़ करो, ये टॉपिक आज की डिस्कशन के बाद आपका कंप्लीटली वाइंड अप हो जाएगा। सेम कंटेंट है और उतनी ही डिटेल तरीके से मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। और एथिक्स में मैंने आपको पहले एक बात क्लियर करी थी, व्हेन इट कम्स टू फिलोसफीज, थ्योरीज और थिंकर्स के बारे में जब भी एथिक्स के अंदर जिक्र होता है, ये वही बच्चा बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकता है। कड़वी बात है लेकिन सच है, जिसका पीएसआईआर ऑप्शनल होगा। इसलिए पीएसआईआर ऑप्शनल वाले बच्चे एथिक्स के अंदर थिंकर्स और फिलोसफीज और थ्योरीज के सेक्शन को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर पाते। इवन ऐसे राइटिंग जो फिलोसफिकल एसेज होते हैं उसके बारे में भी वो बहुत अच्छी तरीके से लिख पाते हैं। इसके अलावा जो साइकोलॉजी ऑप्शनल और फिलोसफी ऑप्शनल के जो बच्चे होते हैं वो भी काफ़ी हद तक जो थिंकिंग वाला एस्पेक्ट होता है उसको डील कर पाते हैं। लेकिन पीएसआईआर के अंदर क्या होता है, थिंकर्स के परस्पेक्टिव से आपको चीज़ें देखने को, लिखने को मिल जाती हैं। ओके, लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये जो आपको कॉन्सेप्ट समझा रखा है, यहाँ पर इन्होंने 4 कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात कर रखी है। डिओंटोलॉजिकल एथिक्स ऑफ इमैनुअल कांट, यूटिलिटेरियनिज्म की फिलोसफी ऑफ जेरेमी बेंथम, यूटिलिटेरियनिज्म की फिलोसफी ऑफ जॉन स्टुअर्ट मिल एंड वर्च्यू एथिक्स ऑफ एरिस्टोटल। हमारे पीएसआईआर के नोट्स में इतनी डिटेल्ड तरीके से इनके बारे में, मतलब टॉपिक गिवन होता है लेकिन डिटेल्ड तरीके से बात नहीं होती है। तो आप इसको, जैसा कि मैं आपको कह रहा हूं कि आप इसको चाहे पीएसआईआर के पर्सपेक्टिव से समझने के लिए यूटिलाइज कर सकते हो या एथिक्स के कॉन्सेप्ट के अंदर, उसके कॉन्टेक्स्ट के अंदर आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। बात एक ही बैठेगी आपके लिए। तो हम बात करते हैं डिओंटोलॉजिकल एथिक्स ऑफ इमैनुअल कांट। ये जो डिस्कशन है ना दोस्तों, ये मैं आपको 2 पार्ट्स में कवर कर पाऊंगा। मतलब कहने का मतलब ये है, डिओंटोलॉजिकल एथिक्स को हम अलग तरीके से समझेंगे, पहले इस कॉन्सेप्ट को डिकोड करेंगे और फिर हम बात करेंगे इमैनुअल कांट के अकॉर्डिंग डिओंटोलॉजिकल एथिक्स क्या चीज होती है। ठीक है, सबसे पहले बेसिक तरीके से कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय दिस कॉन्सेप्ट एंड टर्म ऑफ डिओंटोलॉजी एंड डिओंटोलॉजिकल एथिक्स के साथ कैसे लिंक्ड है द कॉन्सेप्ट एंड टर्म ऑफ डिओंटोलॉजी। तो डिओंटोलॉजी या डिओंटोलॉजिकल एथिक्स, आप इसको कुछ भी कह लो, इसको आप डिओंटोलॉजी भी कह सकते हो। ये एक यूनिक टर्म है, आपके लिए नई टर्म है, लेकिन मज़ेदार कॉन्सेप्ट है, ये मज़ा आएगा आपको सुनकर। ये दोस्तों एक ऐसी एथिकल थ्योरी है, इमैनुअल कांट के कॉन्सेप्ट के अंदर यहां पर आपको समझा रखा है राइटर ने, लेकिन ऐसा मत सोचना कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ इमैनुअल कांट ने दिया था। डिओंटोलॉजी
अब डिओन्टोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है वो अपने आप में एक यूनिक कॉन्सेप्ट है। इमैनुअल कांट को हम इसलिए यूटिलाइज करते हैं क्योंकि हमें एथिक्स के बारे में बात करनी होती है, लेकिन यहाँ पर अभी आप देख रहे होगे कि मैंने सिर्फ डिओन्टोलॉजी में आपको समझा रहा हूँ। ये अपने आप में एक फिलोसफिकल और एक एथिकल थ्योरी है। क्या करती है थ्योरी? ये एथिकल थ्योरी जज करने का काम करती है। किस चीज को? आपके एक्शंस की मोरालिटी को जज करने का काम करती है ये थ्योरी, डिओन्टोलॉजी। यहां पर हम किसी भी एक्शन को जब भी देखते हैं तो हम ये चीज जज करने की कोशिश करते हैं कि वेदर योर एक्शंस अलाइन विद अ सेट ऑफ predefined रूल्स एंड ड्यूटीज। कहने का मतलब ये है, डिओन्टोलॉजी वर्ड जब भी आपके सामने आता है ना, तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि पहले से कुछ एथिकल प्रिंसिपल्स निर्धारित हैं, वो प्लेटफॉर्म, वो बैकग्राउंड सेट हो चुका है, उसके बेसिस पर हम जज करते हैं कि पर्सन ने जो भी चॉइस ली है, एक्शन लिया है, क्या वो एथिकल था कि नहीं था। हम यहां पर एक चीज को कंप्लीट तरीके से इग्नोर करते हैं कि यहां पर आउटकम क्या निकल कर आने वाला है या रिजल्ट क्या निकल कर आने वाला है। अब ध्यान से समझना, ये चीज आपको काफी अच्छे से समझनी पड़ेगी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, अगर आप डिओन्टोलॉजी को समझना चाहते हो। आउटकम और रिजल्ट के ऊपर हमारा बिल्कुल भी फोकस नहीं है, भले ही वो आउटकम या रिजल्ट पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। हम यहां पर कहने का मतलब ये है, फोकस कर रहे हैं मीन्स पर, वी आर नॉट एट ऑल फोकसिंग ऑन एंड्स। हम यहां पर रास्ते, कौन सा रास्ता जा रहा है हमारा किसी एक्शन को इनिशिएट करने के लिए, हमारा पूरा फोकस उसके ऊपर है। हम यहां पर एंड्स, जो आउटकम है, जो रिजल्ट है, उसके ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर हम एक इंडिविजुअल के एक्शंस को जानने की कोशिश करते हैं, मीन्स को जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वो मीन्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है। हम नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी एंड्स के कॉन्टेक्स्ट के अंदर डिस्कस नहीं करते हैं डिओन्टोलॉजी में। और ये इस फिलॉसफी का, इस एथिकल थ्योरी का सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म भी यही है कि आप मुझे एक बात बताओ ना, आपने कोई भी जो एक्शन लिया है, भले ही वो किसी को कुछ टाइम के लिए गलत लग रहा हो, ठीक है, लेकिन आप हमेशा दुनिया भर में किसी भी इंडिविजुअल के एक्शन को, किसी भी चीज को जब आप जज करते हो, तो आप अल्टीमेटली आउटकम का ही तो वेट करते हो। बताओ दिव्या, मयूर, रिया, ऐसे ही होता है ना, हम रिजल्ट के ऊपर ही तो फोकस करते हैं। अब मान लो, एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, हमारी क्लासेस से रिलेटेड एक एग्जांपल डिस्कस कर लो आप। मान लो इस चीज को जो आजकल मैं आपके साथ कर रहा हूं, मैं पीएसआई और एथिक्स की डिस्कशन को साथ लेकर चल रहा हूं। अब कोई एक जो इंडिविजुअल होगा वो ये कहेगा कि सर, आप एथिक्स के बच्चों को पीएसआई और ऑप्शनल की क्लासेस में क्यों बुलाते हो अपने फाउंडेशन कोर्स के अंदर। और मैं अक्सर आपको मैसेज करता हूँ ना कभी कभार, रिया, कि भले ही आपका ऑप्शनल ज्योग्राफी है, बट आप पीएसआईआर की इस क्लासेस में शामिल हो जाओ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वहाँ पर आपको एथिक्स, ऐसे राइटिंग और इंडियन सोसाइटी के अंदर मदद मिल जाएगी। अब मान लो कि मैंने आपको क्लासेस के अंदर बुलाया और आप बिना मेरी इंटेंशन को जाने हुए मुझे क्रिटिसाइज करने लगो कि मेरा तो ऑप्शनल है ही नहीं सर, वाई यू आर वेस्टिंग माई टाइम, वाई यू आर कॉलिंग मी इन पीएसआईआर क्लासेस, मेरा तो ज्योग्राफी ऑप्शनल है। लेकिन आप अगर मेरे मीन्स को क्रिटिसाइज करने लगोगे, तो यानी कि आप मेरे एंड रिजल्ट को तो समझ ही नहीं रहे हो ना कि मैं आपके साथ ऐसा क्या कर रहा हूँ। और अगर आप उस पीएसआईआर की क्लासेस के अंदर बैठे हो और फिर आप जानो कि अच्छा, सर ने इस वजह से मुझे बुलाया था क्योंकि एथिक्स के अंदर इतना डिटेल में गिवन ही नहीं है इस पॉलिटिकल फिलोसफर के बारे में, इस थ्योरिस्ट के बारे में, उसकी फिलोसफी के बारे में। वो तो अच्छा हुआ कि मैं सर की पीएसआईआर क्लासेस के अंदर बैठ गई थी,
तो मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल तरीके से अंदर नॉलेज मिल गई, वरना मेरे पास तो कोई ऐसा सोर्स ही नहीं था PSIR के नोट्स के अलावा कि जहाँ से मैं इतनी डिटेल में सीख पाती। तो आप अगर मेरे पर विश्वास करोगे तो वो तो एंड रिजल्ट की बेसिस पे करोगे ना रिया, बताओ, आउटकम ही तो देखोगे आप मेरा। तो ये इस थ्योरी का सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है, ये मैं आपको पहले ही इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर डिओंटोलॉजी का कुछ भी लेना देना है ही नहीं आउटकम के साथ, रिजल्ट के साथ, एंड्स के साथ। इसका पूरा लेना देना मीन्स के साथ है। रास्ता आप क्या चुन रहे हो, आपने क्या चीज चूज करी है, आपने एक्शंस क्या लिए हैं। यहां पर हम एक्शंस की मोरालिटी को जज करते हैं। अब एक्शंस की मोरालिटी की जहां पर बात आ गई, इसलिए हम यहां पर कह रहे हैं कि हम यहां पर जो भी इंडिविजुअल ने रास्ता चुना है उसके बेसिस पर जानने की कोशिश करते हैं कि वो रास्ता कितना पॉजिटिव या नेगेटिव है। और ये पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी के बारे में जो मैं बार बार बोल रहा हूं ना, ये बेसिकली आपके एथिक्स के बारे में पॉजिटिव और नेगेटिव डायमेंशन के बारे में बात करी जा रही है, और वो भी आपके मीन्स के संदर्भ में, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ योर एंड्स या फिर आउटकम या रिजल्ट। इसको कंसिडर नहीं करा जाता, आउटकम को कंसिडर नहीं करा जाता, रिजल्ट को कंसिडर नहीं करा जाता। सिर्फ यहाँ पर हम लोग ऑलरेडी प्री डिफाइंड रूल्स एंड ड्यूटीज को लेकर चलते हैं। हम पहले से ही मतलब निर्धारित कर देते हैं कि ऐसे कुछ एथिकल एक्शंस हैं। अगर एक इंडिविजुअल कोई रास्ता अपना रहा है अपने जीवन में, तो वो ऑलरेडी ऐसे ऐसे रूल्स, ऐसी ऐसी ड्यूटीज को उस इंडिविजुअल को अपनाना चाहिए अपने एक्शंस को लेते हुए, जो कि एथिकल हो। उन एक्शंस के अंदर या तो एथिक्स शामिल होंगे या नहीं होंगे, वहां पर आएगा ये पॉजिटिव और नेगेटिविटी का एक दायरा, एक डायमेंशन। तो यहां पर हमारा किसी भी तरीके से फोकस जो है, आखिरी बार बता रहा हूं, ध्यान से समझ आना, वो कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर आपको डिओंटोलॉजिकल एथिक्स के बारे में जानना है, जिसके बारे में हम PSI और ऑप्शनल में भी आगे चलकर जब इमैनुअल कांट का हमारा टॉपिक आएगा, अभी तक तो हमारी डिस्कशंस में हम वहाँ तक पहुँचे नहीं है, लेकिन ये आपको हेल्प करेगा अगर आप इसको यहीं पर सीख जाओगे तो। ठीक है, यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट बताओ? नहीं ना? अब देखो क्या है, डिओंटोलॉजिकल एथिक्स जो होते हैं, आगे हम बात करते हैं। यहां पर डिओंटोलॉजी का जो फोकस है ना, डिओंटोलॉजिकल एथिक्स या डिओंटोलॉजी का जो फोकस होता है वो दो चीजों के ऊपर होता है। एक तो रूल्स, जिसकी बेसिस पर इंडिविजुअल कुछ एक्शन लेगा, उसके अंदर हम मोरालिटी को चेक करेंगे। और मोरालिटी की आप जानते हो दो डायमेंशंस होती हैं, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। दूसरा फोकस है इसका इंडिविजुअल की ड्यूटीज के ऊपर, कि इंडिविजुअल ने जब कुछ ड्यूटी परफॉर्म करी है, क्या उसके अंदर एथिक्स शामिल थे, क्या उसके अंदर मोरालिटी का फ्लेवर था। अगेन जिसकी दो डायमेंशन है, पॉजिटिव या नेगेटिव। अब अगर मैं इन सारी बातों को हटा दूं और दो चीज़ों के ऊपर फोकस करूं, तो आपको यही नज़र आएगा कि डिओंटोलॉजिकल एथिक्स दो चीज़ों के ऊपर बात करता है, एक तो रूल्स और ड्यूटीज़। और दोनों में कॉमन पॉइंट यही है कि हमें पहुंचना यहीं पर है, हमें टेस्ट करना है एथिक्स को, मोरालिटी को। लेकिन ये काम हमें करना है जब एक इंडिविजुअल कुछ एक्शन ले रहा होगा, जब उसकी कोई चॉइस होगी, जब हम मीन्स के बारे में बात कर रहे होंगे। यहाँ पर बिल्कुल भी लेना देना नहीं है हमारा एंड्स के साथ, आउटकम के साथ, कॉन्सिक्वेंसेस के साथ। ठीक है, यहां पर यह देखा जाता है कि जब एक इंडिविजुअल अपनी ड्यूटीज को निभा रहा है, जब वो रूल्स को फॉलो कर रहा है या कर रही है, तो क्या वो फुलफिल कर रहे हैं
अपनी मॉरल ऑब्लिगेशंस को या नहीं, ये देखा जाता है। अब डियोंटोलॉजिकल एथिक्स जो है वो एक बहुत पुराना दायरा है एथिक्स का, वो एक बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है फिलॉसफी एज अ डिसिप्लिन का, फिलॉसफी एज अ सब्जेक्ट का। लेकिन इसके अंदर, इस कॉन्सेप्ट के अंदर जो 4 चांद लगाए गए थे वो लगाए थे इमैनुअल कांट ने। इमैनुअल कांट ने इसको और ज़्यादा पॉलिश करा था, इस कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा निखारा था, और डियोंटोलॉजिकल एथिक्स की दिशा में, उसके संदर्भ में और सारी बातें करी थी। जहां पर इमैनुअल कांट ये मानता था कि मॉरल एक्शंस जो इंडिविजुअल, पहली बात तो इंडिविजुअल के जो एक्शंस होने चाहिए उसके अंदर मोरालिटी का फ्लेवर होना चाहिए। तो इमैनुअल कांट सिंपल तरीके से एक बात बोलता है कि सारे एक्शंस के अंदर मोरालिटी दिखनी चाहिए, तो एक टर्म वो दे देता है मॉरल एक्शंस। इमैनुअल कांट कहता है कि जब भी हम किसी इंडिविजुअल के एक्शंस को, मॉरल एक्शंस को देखते हैं, तो हमें एक चीज़ ज़रूर चेक करनी चाहिए कि इंडिविजुअल के मॉरल एक्शंस क्या अलाइन कर रहे हैं, क्या यूनिवर्सल मॉरल लॉज के साथ। और आप अच्छी तरीके से जानते हो जब भी मोरालिटी के अंदर हम यूनिवर्सल वाली चीज़ को पटक देते हैं तब वो बन जाता है एथिक्स का दायरा। बताओ दिव्या, यही होता है ना? मोरालिटी तो क्योंकि सब्जेक्टिव होती है नेचर के अंदर, लेकिन एथिक्स यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स होते हैं। इसलिए इमैनुअल कांट ये कहता है कि जब भी हमें मॉरल एक्शंस को देखना है तो हमें ये देखना है क्या वो अलाइन कर रहे हैं, क्या वो सिंक कर रहे हैं, क्या उनके बीच में सिंक्रोनाइजेशन है। किसके साथ सिंक्रोनाइजेशन है? यूनिवर्सल मॉरल लॉज के साथ। यानी कि यहां पर ना डियोंटोलॉजिकल एथिक्स वाले मयूर पहले से ही मानकर बैठ गए हैं कि ये चीजें जो एथिक्स के दायरे के अंदर आती हैं, ये चीजें दीज आर मॉरली राइट एंड दीज आर द थिंग्स विच आर मॉरली रॉन्ग। वो प्लेटफॉर्म पहले से ही सेट हो रखा है। इसलिए हम यहां पर आउटकम्स और कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बात ही नहीं करना पसंद करते हैं डियोंटोलॉजिकल एथिक्स वाले लोग, फिलोसफर्स। खैर, हम इमैनुअल कांट के डियोंटोलॉजिकल एथिक्स के कॉन्सेप्ट को बाद में समझेंगे, लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको डियोंटोलॉजी एंड डियोंटोलॉजिकल एथिक्स का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, इमैनुअल कांट को साइड करते हुए। अभी के लिए इमैनुअल कांट ने क्या बातें करी थी वो बाद में जानेंगे, पहले सिर्फ डियोंटोलॉजी को जानते हैं। इमैनुअल कांट का जिक्र मैंने इसलिए आपको बताया क्योंकि डियोंटोलॉजिकल एथिक्स के दायरे के अंदर इमैनुअल कांट ने इसके अंदर, इस कॉन्सेप्ट के अंदर 4 चांद लगाए थे, निखारा था, इस कॉन्सेप्ट को पॉलिश करा था, उसका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। अब डियोंटोलॉजिकल एथिक्स जो हैं वो आउटकम्स को, कॉन्सिक्वेंसेस को, रिजल्ट को तो जान, मतलब मानते नहीं है। वो तो यही टेस्ट करते हैं कि मीन्स क्या है, इंडिविजुअल ने रास्ता क्या अपनाया, एक्शंस क्या लिए, कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकल कर आए। डियोंटोलॉजिकल एथिक्स का इस चीज़ से कुछ लेना देना नहीं है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि डियोंटोलॉजी काफ़ी अलग है फ्रॉम जो आउटकम होता है ना, रिजल्ट होता है, उसके लिए जो फिलोसफिकल टर्म यूज होता है डेट इज कॉन्सिक्वेंशलिज्म। और कॉन्सिक्वेंशलिज्म टर्म जो है वो किससे रिलेटेड है? कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि रिजल्ट्स, आउटकम्स, एंड्स, कुछ भी कह लो आप इसको। तो देर इज अ स्टार्क डिफरेंस बिटवीन डियोंटोलॉजी which does not believe in the concept of the philosophical nature of consequentialism। अगर हम consequentialism के बारे में बात करें, नाम से ही आपको पता लग रहा होगा, यहां पर इस फिलॉसफी के अंदर हम एक्शंस की मोरालिटी को तो जानते ही हैं, जज तो करते ही हैं, लेकिन जब भी हम किसी मॉरल एक्शन को यहां पर जज करते हैं तो हम आउटकम्स के ऊपर, एंड रिजल्ट के ऊपर फोकस करते हैं।
दिस इज कॉन्सिक्वेंशलिज्म। लेकिन डिओंटोलॉजिकल एथिक्स के अंदर या डिओंटोलॉजी की स्टडी के अंदर हम ये देखते हैं कि कोई भी जो एक एक्शन है, ध्यान से समझना इस चीज को, कोई भी जो एक्शंस हैं या एक एक्शन किसी ने लिया, कोई डिसीजन लिया, अगर वो एथिकली या मॉरली रॉन्ग है, लेकिन उसका जो आउटकम है वो पॉजिटिव है, लेकिन फिर भी डिओंटोलॉजी ये कहती है अगर एक्शंस ही आपके करप्ट थे, अगर उसके अंदर एथिक्स का फ्लेवर ही नहीं था, मॉरली दे वर रॉन्ग, तो आउटकम कितना भी पॉजिटिव निकल कर आए, आप कंक्लूजन ये बैठेगी कि आपके जो एथिक्स हैं दे आर नॉट एट ऑल गुड, आपकी एथिक्स सही नहीं है, आपके मॉरल एक्शन सही नहीं है। ठीक है, तो यहां पर डिओंटोलॉजी का जो फोकस है ना, वो फोकस है, डिओंटोलॉजी लेज एम्फसिस ऑन इंटेंशंस। डिओंटोलॉजी इंटेंशंस के बारे में बात करती है। ये जो फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट है डिओंटोलॉजी का, इट फोकसेस ऑन इंटेंशंस। इंटेंशंस किसके? एक्शंस के इंटेंशंस। अगर कोई भी काम, ठीक है, डिओंटोलॉजिकल स्टडी कहती है कि अगर कोई भी काम, इंडिविजुअल का कोई भी एक्शन अगर एक अच्छे इंटेंशन के साथ करा गया था और उसके साथ ही इंडिविजुअल ने अपनी एक सेंस ऑफ ड्यूटी को भी दिखाया, तब हम उसको इंडिविजुअल के उन एक्शंस को फिर हम नाम दे सकते हैं कि दोज वर मॉरल एक्शंस, अदरवाइज नॉट। यानी कि एक्शन को परफॉर्म करते वक्त वाइल एडॉप्टिंग मीन्स, एंड्स के ऊपर तो हमारे यहां पर फोकस है ही नहीं, वाइल एडॉप्टिंग मीन्स जो रास्ता इंडिविजुअल ने चुना, जो डिसीजंस उसने लिए, द चॉइसेस ही और शी इज मेकिंग, अगर वो उनके अंदर एक अच्छे इंटेंशन का फ्लेवर था, प्लस पर्सन अपनी सेंस ऑफ ड्यूटी को जो निभा रहा था, घुमा फिरा के बात यहीं पर आ गई है, ये रूल्स एंड ड्यूटीज वाली बात, फोकस इसका जो था डिओंटोलॉजी का। अगर रूल्स एंड ड्यूटीज पर्सन एक अच्छे से निभा रहा था, रूल मतलब अच्छे इंटेंशन तरीके से काम करा, ड्यूटी सेंस ऑफ ड्यूटी मॉरल एक्शंस थे, तब हम उसको बोलेंगे कि यस देन दोज एक्शंस वर परफॉर्म विद मोरालिटी, तब हम उसको मॉरल मानेंगे अगर वो एक सेंस ऑफ ड्यूटी के साथ परफॉर्म करे गए हैं। अब डिओंटोलॉजिकल स्टडीज के अंदर पूरी दुनिया में जो स्कॉलर्स हैं, जो फिलोसफर्स हैं, वो दो एग्जाम्पल्स को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। डिओंटोलॉजी के दायरे के अंदर एग्जाम्पल्स वैसे तो बड़े सारे हो सकते हैं, लेकिन सारे फिलोसफर्स और स्कॉलर्स दो चीज़ों को बहुत अहमियत देते हैं। एक तो इमैनुअल कांट का जो कैटेगोरिकल इंपेरेटिव का जो कॉन्सेप्ट है वो, और दूसरी चीज़ जो इसकी एग्जाम्पल के अंदर फिट बैठती है डिओंटोलॉजिकल प्रिंसिपल्स के अंदर, तो वो है 10 10
कमांडमेंट्स, 10 कमांडमेंट्स, जिनको ऐसे 10 प्रिंसिपल्स माना जाता है. दीज 10 कमांडमेंट्स आर कंसिडर्ड एज 10 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स इंसानों के लिए, जो कि सबको फॉलो करने चाहिए. जिसके बेसिस पर हम ये जज कर सकते हैं कि एक इंडिविजुअल के जो एक्शंस हैं वर दे मॉरली या एथिकली साउंड. साउंड का मतलब होता है गुड. क्या वो मॉरली एथिकली साउंड थे, सही थे या नहीं थे, क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर तो बात ही नहीं होती यहां पर. ठीक है, एक नॉर्मल सा एग्जांपल, और ये एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, तीसरा वाला. डिओंटोलॉजिकल एग्जांपल्स में ये 2 एग्जांपल बड़े फेमस होते हैं. इमैनुअल कांट का कैटेगोरिकल इंपेरेटिव का कॉन्सेप्ट और 10 कमांडमेंट्स. एक एग्जांपल और, कि अगर आप झूठ बोलते हो और आपके झूठ बोलने की वजह से जो आउटकम है वो पॉजिटिव निकल कर आता है, तो यहां पर आपका झूठ जो है वो मॉरली या एथिकल साउंड नहीं माना जाएगा, क्योंकि झूठ बोलना अपने आप में इट इज नॉट कंसिडर्ड एज, जहां ये वर्ड आ गया झूठ, लाई, लाइंग, ये अपने आप में माना जाता है कि ये एथिक्स और मोरालिटी का पार्ट नहीं है. आउटकम कितना भी अच्छा निकल कर है कि आपके झूठ बोलने की वजह से किसी की जान बच गई या किसी का भला हो गया. अब आप जानते हो कि ऐसी बहुत सारी सिचुएशन होती है कि जहां पर आप झूठ बोलकर किसी का भला करवा सकते हो, किसी के ऊपर, किसी के ऊपर जो प्रेशर आ रखा है उसको आप कम कर सकते हो, किसी की जान बचा सकते हो. लेकिन फिर भी झूठ बोलना अपने आप में, झूठ तो झूठ ही है और वो एथिकल नहीं है, वो मॉरल नहीं है. तो आउटकम कितना भी पॉजिटिव निकल कर आए, डिओंटोलॉजी के अकॉर्डिंग झूठ बोलना जो एक्शन है, जो मीन्स है, वो क्योंकि एथिकली एंड मॉरली करप्ट है, तो आउटकम के बारे में तो हम बात यहाँ पर करेंगे ही नहीं. और यही इसका क्रिटिसिज्म है. ठीक है, यहां तक बात समझ में आई आप लोगों को? बताओ. क्लियर है? अब दोस्तों, आपने मुझसे सब कुछ जान लिया, लेकिन आप लोगों ने ये नहीं पूछा कि सर ये 10 कमांडमेंट्स क्या होते हैं, ये 10 प्रिंसिपल्स क्या होते हैं. ये आपने ये तो बता दिया कि ये डिओंटोलॉजिकल एथिक्स के अंदर बेस्ट एग्जांपल माने जाते हैं, लेकिन ये है क्या, किस चीज़ से रिलेटेड है, ये किसने दी है 10 प्रिंसिपल्स ये? तो दोस्तों, ये 10 कमांडमेंट्स जो हैं ये माने जाते हैं एज, पहले मैं इसको लिख देता हूँ, 10 कमांडमेंट्स ये माने जाते हैं एज वर्ड्स ऑफ गॉड. कहाँ मिलेंगे ये हमें 10 कमांडमेंट्स? कौन सी बुक के अंदर गिवन है? श्रीमद् भगवद गीता, रामायण, महाभारत, कुरान शरीफ, बाइबल, कहाँ गिवन है ये? तो दीज आर अ सेट ऑफ, सबसे पहले तो याद रखना, दीज आर अ सेट ऑफ religious and ethical principles which are found in अब ये रिलीजियस हैं क्योंकि दीज आर कंसिडर्ड एज वर्ड ऑफ गॉड, और ये एथिकल हैं क्योंकि भगवान ने कोई चीज़ कही है तो लोगों की मान्यता ये है इन 10 कमांडमेंट्स को लेकर कि ये 10 एथिकल प्रिंसिपल्स हैं. एंड दीज आर फाउंड इन, इनका जिक्र आपको देखने को मिलता है
हिब्रू बाइबल के अंदर, बाइबल भी अलग अलग प्रकार की थोड़ी जैसे चीज़ें बदल जाती हैं। मैं आपको जैसे आपको याद होगा उपिंदर सिंह के लेक्चर्स के अंदर ये चीज़ बताता रहता हूँ बार बार कि दक्षिण भारत के अंदर, उत्तर भारत के अंदर, पूर्व भारत के अंदर, पश्चिम भारत के अंदर रामायण और महाभारत की भी कहानियाँ थोड़ी थोड़ी बदल जाती है ना। उसी प्रकार से बाइबल की भी कुछ अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो जो हिब्रू बाइबल है वो जो उसके अंदर आपको ये 10 कमांडमेंट्स देखने को मिलते हैं। तो एक प्रॉफिट आप मान लो, एक मसीहा मान लो, जिनका नाम था मोसेस। मोसेस नाम था एक प्रॉफिट का, एक मसीहा का। तो ऐसा माना जाता है ये जो सेट ऑफ रिलीजियस एंड एथिकल प्रिंसिपल्स है जिसको 10 कमांडमेंट बोला जा रहा है, ये मोसेस को खुद भगवान ने दिए थे, खुद भगवान ने बताए थे। ठीक है। एंड दीज कमांडमेंट्स, इसकी जो रिस्पेक्ट है वो करते हैं जुदाइज्म धर्म के लोग, जो ज्यूज होते हैं वो, और क्रिश्चियनिटी धर्म के लोग। ये दो लोग इसको बहुत ज़्यादा मानते हैं, दिल से लगा कर रखते हैं। ठीक है। जब भी वो अपनी मॉरल या रिलीजियस ड्यूटीज को परफॉर्म करना चाहते हैं। अब यहां पर ये भगवान के जो शब्द हैं, 10 बातें हैं, 10 कमांड्स हैं बेसिकली, जो भगवान ने बोली सबको फॉलो करने के लिए, जिसको ये जुदाइज्म और क्रिश्चियनिटी वाले लोग मानते हैं, जिसका जिक्र हिब्रू बाइबल के अंदर है, जिसको ऐसा माना जाता है कि जो प्रॉफिट मसीहा मोसेस थे उनको भगवान ने खुद बताया था ये। तो ये कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं इसके बारे में मैं आपको ज़रा यहाँ पर बताता हूँ, आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि व्हाट आर दीज 10 कमांडमेंट्स। यहां पर आप देखो, ये हैं वो 10 कमांडमेंट्स। यहां से शुरू है पहली, यू शैल हैव नो अदर गॉड्स बिफोर मी। इस कमांडमेंट के अंदर सबसे पहली बात ये बोली गई है, ये कमांडमेंट आपको याद नहीं करनी है, हमारे किसी मतलब उसके एग्जाम से रिलेटेड नहीं है, बस क्योंकि डिओंटोलॉजिकल एथिक्स के अंदर एग्जाम्पल के तौर पर कैटेगोरिकल इंपेरेटिव इमैनुअल कांट का, उसके अलावा 10 कमांडमेंट्स को बहुत इज्जत दी जाती है फिलोसफर्स के द्वारा। तो आपको जानना चाहिए कि है क्या है 10 कमांडमेंट्स। यू शैल हैव नो अदर गॉड्स बिफोर मी, ये सारे भगवान की बातें, मतलब ये भगवान खुद बोल रहे हैं अपने मुंह से, मोसेस को बताई थी और मोसेस ने फिर वो दुनिया में फैलाई। मेरे अलावा तुम्हारा कोई भी भगवान नहीं होना चाहिए, तुम किसी और को भगवान नहीं बोलोगे अगर तुम मुझ में विश्वास करते हो। ये पहला कमांडमेंट है, पहला प्रिंसिपल है। यू शैल मेक नो आइडल्स, मूर्ति पूजन नहीं होना चाहिए, आकार नहीं दो मेरे को, मेरे रूप को, ये भगवान ने बोला। उसके बाद यू शैल नॉट टेक द नेम ऑफ द लॉर्ड योर गॉड इन वेन। इसका मतलब ये होता है भगवान का नाम ना फालतू में ऐसे ही नहीं लेना चाहिए आपको। प्रॉपर तरीके से जब आप ध्यान करने बैठे हो या बहुत रिस्पेक्टफुल तरीके से नहा धोकर साफ सुथरे, तब आप भगवान का नाम लो। भगवान का नाम अपने मुंह पर ऐसे किसी भी परिस्थिति में मत आने दो, लेटे हो, बैठे हो, नहा रहे हो, वॉशरूम के अंदर बैठे हो। भगवान का नाम पवित्र मानसिकता के साथ और पवित्र जगह पर लिया जाना चाहिए। उसके बाद कीप द सबात डे होली। जिस दिन भगवान ने मोसेस को यह ज्ञान दिया वो एक प्रकार से सबात डे माना जाता है, और भगवान ने उसी के साथ एथिकल प्रिंसिपल्स की जब रचना करी तो इस दिन को काफी पवित्र मानो, तो एक तरीके से फेस्टिवल की तरह मानना चाहिए। अपने माता पिता की इज्जत करो, 5वां प्रिंसिपल। छठा ये है यू शैल नॉट मर्डर। 7वां 7th कमांडमेंट ये कहता है यू शैल नॉट कमिट एडल्ट्री। व्हाट डू वी मीन बाय एडल्ट्री?
सुप्रीम कोर्ट ने अभी क्या बोला एडल्ट्री के ऊपर कुछ टाइम पहले, 1-1.5 साल पहले, 2 साल 2.5 साल पहले? एडल्ट्री इज नॉट अ क्राइम एनी मोर इन इंडिया. इट इज नॉट अ क्राइम. क्या होता है एडल्ट्री? बताओ दिव्या, मयूर, रिया, सुना है? किसी और की बीवी या स्पाउस के साथ अगर अफेयर चल रहा है मेरा, लेकिन वो स्पाउस किसी और का है, आप लड़की हो और आप किसी के हस्बैंड के साथ अफेयर चला रहे हो, आप लड़के हो किसी की वाइफ के साथ अफेयर चला रहे हो, दिस इज कंसिडर्ड एज एडल्ट्री. भारत के अंदर एडल्ट्री अब क्राइम नहीं है. यानी कि मैं किसी की भी बीवी को अपना बना सकता हूं अगर वो रेडी है तो, अफेयर चलाने के लिए. हाँ, बस कंसेंट होना चाहिए. अगर वो रेडी है तो अब कोई कुछ नहीं कर सकता. पहले लोग क्या करते थे ना, रिपोर्ट लिखवाते थे, मेरी बीवी भग गई, उसका अफेयर चल रहा है, अच्छा मैरिटल अफेयर चल रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने बोला दिस इज ऑल नॉनसेंस. इंडिविजुअल की फ्री विल होती है, इंडिविजुअल को आपके साथ नहीं रहना, किसी और से उसका लगाव हो गया, इट इज टोटली ओके. उसके बाद आप चोरी चकारी मत करो. याद रखना मयूर, सुप्रीम कोर्ट की बातें नहीं लिखनी है यहाँ पर हमें. 10 कमांडमेंट्स के अंदर बोला गया यू शैल नॉट कमिट एडल्ट्री, ठीक है. उसके बाद चोरी चकारी नहीं करनी है, 8वां कमांडमेंट. 9th कमांडमेंट है यू शैल नॉट बियर फॉल्स विटनेस अगेंस्ट योर नेबर. अपने पड़ोसी के खिलाफ अगर आपको चश्मदीद गवाह बनाया जा रहा है तो आप झूठी गवाही मत दो. और उसके बाद लास्ट कमांडमेंट है यू शैल नॉट कोविड. कोविड का मतलब क्या होता है? नहीं 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 नहीं, कोविड नहीं कहा जा रहा है, कोविड कहा जा रहा है, COVID. कोविड का मतलब ये होता है आपकी जो ये इच्छा होती है ना कि मैं सब कुछ ही प्राप्त कर लूँ, पैसा, गाड़ी, महंगा घर, ये रुतबा, ये शानो शौकत, लेकिन 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 आप कोविड उसको तब कहते हैं, ये तो डिजायर हो गया. डिजायर वर्ड से अलग कैसे? मयूर आपने बोला डिजायर, ये डिजायर नहीं है. डिजायर ये कि आपको चाहिए, ठीक है, वो तो ठीक है, डिजायर ठीक है. कोविड नहीं करना. कोविड का मतलब ये दूसरों की वस्तुएं छीननी नहीं है आपने. आपका कमाया हुआ अगर पैसा, गाड़ी, घर, बंगला, ये सब कुछ है वो ठीक है, इट इज टोटली ओके. लेकिन दूसरों की प्रॉपर्टी या मटेरियल पोजेशन, गाड़ियाँ, उसके ऊपर अपनी गंदी निगाह मत रखो, उसको छीनने की कोशिश मत करो, सामने वाले को बेवकूफ़ बनाकर उसे हड़पना नहीं है. ये है 10 कमांडमेंट्स. और ये हिब्रू बाइबल के अकॉर्डिंग गॉड ने मोसेस को बोले थे, जो कि एक प्रॉफिट थे, एक मसीहा थे, और भगवान के दिए हुए ये वचन है. जैसे श्रीमद् भगवत गीता को हम लोग कंसिडर करते हैं ना कि श्री कृष्ण ने एक एक शब्द श्रीमद् भगवत गीता के अंदर खुद बोला, उसी प्रकार से हिब्रू बाइबल के अंदर जो ये 10 कमांडमेंट्स का जिक्र देखने को मिलता है, तो ऐसा माना जाता है कि गॉड ने ये 10 बातें इंसानियत को, मानवता को सिखाई हैं, जिसको सबको मानना चाहिए. और इसको फॉलो करते हैं जुदाइज्म धर्म के लोग, जो ज्यूज होते हैं, एंड क्रिश्चियन धर्म के लोग, क्रिश्चियनिटी वाले. तो ये मैंने दोस्तों आपको डिटेल तरीके से बताया कि व्हाट इज दिस डिओंटोलॉजी, या फिर जिसको हम बोलते हैं डिओंटोलॉजिकल एथिक्स. अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि डिओंटोलॉजिकल एथिक्स इमैनुअल कांट के क्या कहते हैं. इमैनुअल कांट ने काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिखाया अपना डिओंटोलॉजिकल एथिक्स की फील्ड में, इसकी फिलोसफिकल स्टडी में. तो डिओंटोलॉजिकल एथिक्स को अलग करके अगर आप देखो तो ये तो मैंने आपको बता दिया इस लेक्चर के अंदर कंप्लीटली. इसके बियॉन्ड कोई इन्फॉर्मेशन इसके अंदर बाकी नहीं रह गई है. 10 कमांडमेंट्स का कोई जिक्र वैसे तो हमें करना भी नहीं था, हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है वो, कहीं आपको यूज़ भी नहीं करना है. सिर्फ आप एक वर्ड लिख सकते हो 10 कमांडमेंट्स, और ईजी वाली चीज़ें लिख सकते हो. 10 कमांडमेंट्स को लिखने के बाद फॉर एग्जाम्पल नॉट टू स्टील, नॉट टू कमिट मर्डर, बस छोटी छोटी बातें एक्सेट्रा कर दो, उसके बाद चल जाएगा आपका काम. मैंने फिर भी लेकिन आपको एक बार के लिए बता दिया क्योंकि आपको एक बार पता होना चाहिए था, और इसका बैकग्राउंड भी मैंने आपको दे दिया, जिसका कुछ लेना देना हमारी यूपीएससी की प्रिपरेशन के साथ है नहीं. कि दीज आर द वर्ड्स ऑफ गॉड, प्रॉफिट मोसेस को ये गॉड ने बोले थे, हिब्रू बाइबल के अंदर इसका जिक्र है, और जुदाइज्म क्रिश्चियनिटी के लोग इसको फॉलो करते हैं. खैर जान गए आप तो आपको याद रहेगा.
लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात हमारे लिए जानने वाली ये कि डिओंटोलॉजिकल एथिक्स इमैनुअल कांट के पर्सपेक्टिव से क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों अगले लेक्चर में। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।